हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड। आज हम पढ़ेंगे जैव अणु से न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसकी परिभाषा और इसके कुछ गुण हम पढ़ेंगे, प्रमुख गुण। तो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो आपको पता है जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कि ये वे यौगिक हैं या जटिल यौगिक हैं जो हमारे आनुवांशिक गुणों को परिरक्षित करते हैं या हमारे आनुवांशिक गुणों को शो करते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि जैसे हमारा कुछ क्वालिटी जो होगा हमारे जो बच्चों में होगा या हमारे माता पिता का कुछ गुण जो होगा हमारे अंदर आ जाता है, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। जिससे कि हमें पता है न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें होती हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। जो डीएनए होता है वही आनुवांशिक गुणों का परिरक्षण करता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन को संश्लेषित करता है। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखते हैं सर्वप्रथम अगर देखें हम न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड की खोज मिस्र ने की थी। मिस्र ने जो पश होता है, पश कह लीजिए या कह दीजिए आम भाषा में कह सकते हैं मवाद, उनकी कोशिकाओं से पृथक करके न्यूक्लिक अम्ल जो है निकाला था। लेकिन उस समय उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नहीं कहा था। उस समय जब इन्होंने पश से या मवाद से न्यूक्लिक अम्ल अलग किया था, पृथक किया था, तो उस समय इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नाम नहीं दिया था, न्यूक्लियन कहा था उस टाइम पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1872 में जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के शीर्ष से इन्होंने क्या किया था, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के पदार्थों को छाटा, अलग किया। शुक्राणु से इन्होंने क्या किया था, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के पदार्थों को अलग किया था। और अलग करने के बाद इन्होंने जो अलग किया था, इन्होंने दो कंडीशन दी थी। एक को कहा इन्होंने न्यूक्लिक एसिड और दूसरे को प्रोलेमीन कहा था, और एक को नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड, एक का नाम दिया था। तो आप कह सकते हैं कि जो सबसे प्रथम में मिस्र ने पश या मवाद के माध्यम से या मवाद की कोशिकाओं से जो है न्यूक्लिक एसिड को अलग किया था, और उस समय इन्होंने उसका नाम दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था। तो हम परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर्वप्रथम मिस्र ने पश या आप कह सकते हो मवाद, पश कहिए या मवाद कहिए, कोशिकाओं से पृथक करके प्राप्त न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियन नाम दिया था। न्यूक्लियन नाम दिया था। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले मिस्र ने जो है पश से की कोशिकाओं से जो न्यूक्लिक एसिड को अलग किया था, पृथक किया था, छांटा था उसमें से, तो उसको इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियन नाम दिया था। उस समय इन्होंने इसको क्या कहा था, न्यूक्लियन कहा था। लेकिन अगर हम देखते हैं इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद 1872 में शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के शीर्ष में अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं उनको इन्होंने पृथक किया। उसके बाद एक को इन्होंने कहा था न्यूक्लिक एसिड और दूसरे कहा था प्रोलेमीन कहा था। तो अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के पदार्थ
सारे प्रकृति के पदार्थ को पृथक किया जिन्हें न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोलेमीन या कहा गया तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड की पहचान किसने की थी, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि मिसर ने सबसे पहले पहचान की थी। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात की जाए न्यूक्लिक की, तो हम कह सकते हैं वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं तथा कोशिका के अंदर एंजाइम संश्लेषण को अनुलेखित तथा स्थानांतरित करते हैं, उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं तथा आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं तथा कोशिका के अंदर एंजाइम संश्लेषण प्रक्रिया को, संश्लेषण माने होता है निर्मित करना, यानी एंजाइम को निर्मित करते समय प्रक्रिया को अनुलेखित तथा स्थानांतरित करते हों उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा होती है और कुछ न्यूक्लिक एसिड के तथ्य हैं। अब इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रमुख गुण। चलिए, नोट हो गया होगा आप लोगों का, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रमुख गुण। देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रमुख। न्यूक्लिक एसिड के प्रमुख सबसे पहले हम देखते हैं, पहली बात तो ये देखना है हमें न्यूक्लिक एसिड किन किन तत्वों से बना है। तो जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है यह कार्बन, और कार्बन का संकेत C होता है, कार्बन, नाइट्रोजन जिसका संकेत N है, कामा,
कार्बन, नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन जिसका संकेत H है, तथा फास्फोरस जिसका संकेत P है। कहने का मतलब है यह कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस युक्त रंगहीन जटिल यौगिक है। फास्फोरस युक्त रंगहीन जटिल यौगिक है। यौगिक है। तो आप देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किन से बना है? कार्बन से बना है, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन और फास्फोरस। और देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में ऑक्सीजन का ही सहयोग होता है। और आगे देखते हैं हम, तो ये अगर देखें हम तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो तनु क्षारों में विलय होता है। कह सकते हैं कि ये तनु क्षारों में विलय तनु क्षारों के विलयन में के विलयनों में क्या है आपका ये विलय। विलय का मतलब होता है घुलनशील। तो ये क्या है आपका? तनु क्षारों के विलयनों में घुलनशील है। और अगर यही देखें तो ये कार्बनिक विलायकों जैसे कार्बनिक विलायकों तथा जल, तो कार्बनिक विलायकों और जल, और एक टॉपिक और आ जाता है इसमें, जल के साथ साथ होता है तनु अम्ल। विलायकों, जल और तनु अम्ल में अविलय, उसके बाद देखते हैं अगर इसकी प्रकृति देखी जाए तो ये अम्लीय है। पहली बात तो इसकी प्रकृति जो होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय, या आप कह सकते हैं कि यह जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। और आगे अगर जिक्र करें तो ये जो होता है प्रोटीन की भांति लंबी श्रृंखला युक्त होता है। यानी लंबी श्रृंखला का क्या है? ये बहुलक है। आप कह सकते हैं कि ये प्रोटीन की भांति लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं। लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं। और अगर देखा जाए बहुलक हैं तथा आपका जो है जो ये होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में जो है पाए जाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आपका है न्यूक्लिक एसिड के प्रमुख गुण। अब इसमें एक टॉपिक आपका मिलता है, यहाँ लिखा है कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक मतलब ये हुआ इसका कि ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन मिला हो और वह दूसरे पदार्थों को अपने में घुलनशील बनाते हों। जैसे आपका हो जाता है बेंजीन, आपका हो जाता है, और अगर देख लेते हैं जैसे हो जाता है क्लोरोफॉर्म,
बेंजीन का सूत्र अगर देखा जाए तो C6H6 होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। जैसे और अगर देखते हैं तो हमें मिलता है CCl4 मिल जाता है। जैसे मिलता है हमको एल्कोहल OH एल्कोहल, ये सभी क्या हैं आपके कार्बनिक विलायक हैं। जैसे अगर ले ले तो हम ईथर भी ले सकते हैं, ईथर हमारा जो संकेत होता है ईथर का, तो ये सभी कार्बनिक विलायक हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कार्बनिक विलायक और जल और तन अम्ल में ये क्या है, घुलनशील नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तन क्षारों में क्या है, ये घुलनशील है। और आगे देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी जो प्रकृति होती है ये किसकी है, अम्लीय प्रकृति की है। वैसे दिख रहा है, शो हो रहा है कि न्यूक्लिक एसिड है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, सीधी सी बात है। और इसकी जो संरचना होती है वो किस भांति है आपकी, जैसे प्रोटीन की संरचना है एक दूसरे से संयोजित होती है, उसी प्रकार के न्यूक्लिक एसिड भी एक दूसरे से संयोजित होते हैं। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड के या न्यूक्लिक एसिड का वर्गीकरण। तो न्यूक्लिक एसिड का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड में दो एसिड पाए जाते हैं। एक आपका पाया जाता है DNA और एक पाया जाता है RNA। DNA तो DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आपका जो दूसरा है RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए इसका प्रमुख गुण को, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ये नोट हो गया होगा, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का वर्गीकरण। न्यूक्लिक एसिड का वर्गीकरण। तो न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं। जो है आपका पहला आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अथवा DNA। तो आपको इसी नाम से मिलेगा DNA। और दूसरा हमारा हो जाता है, अगर देखते हैं तो दूसरा है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड, इसे हम जो है नाम देते हैं RNA। इसे देते हैं RNA। तो हमारा जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है उसे हम कहते हैं DNA, और जो हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड है उसे कहते हैं RNA। और अगर देखा जाए न्यूक्लिक एसिड का जो संगठन है, न्यूक्लिक एसिड का संगठन,
तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये 3 घटकों से मिलकर बना है। ये 3 घटक से निर्मित, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन किया जाता है तो इसमें 3 प्रकार के घटक निर्मित होते हैं या निकलते हैं। जैसे पहला है हमारा फास्फोरिक, एसिड, पहला हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। दूसरा हमारा हो जाता है नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फोरिक एसिड का सूत्र होगा H3PO4। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है पेंटोस शर्करा। तीसरा जो होगा हमारा क्या होगा, पेंटोस शर्करा। पेंटोस का मतलब जो शर्करा होगी ये राइबोज के रूप में उपस्थित होती है और इसमें 5 जो है कार्बन पाए जाते हैं, तो पेंटोस शर्करा। तो हमारा जो है न्यूक्लिक एसिड का वर्गीकरण 2 भागों में, एक आरएनए और दूसरा डीएनए। और आगे देखते हैं अगर इसका संगठन देखा जाए तो ये 3 घटकों से मिलकर बना है। एक क्या है आपका फास्फोरिक एसिड, या यहीं पर हम कहीं कहीं बोलते हैं फास्फोरिक नहीं मिलता तो हमें मिलता है फास्फेट आयन, क्योंकि जब ये टूटता है तो ये टूटेगा PO4 ट्रिपल माइनस में, इसलिए इसे कहते हैं फास्फेट आयन, PO4 ट्रिपल माइनस में फास्फेट आयन। और जो आपका नाइट्रोजनी क्षारक है ये पहले 2 भागों में टूटेगा, उसके बाद इसे जो है 2 भागों से टूटने के बाद एक 2 पार्ट में होगा और एक 3 पार्ट में होगा। और पेंटोस शर्करा आपका हो जाता है तो इसका संगठन 3 घटकों में हुआ है और इसका वर्गीकरण जो हो जाता है डीएनए और आरएनए में होता है। तो आज के लिए आज की इस वीडियो में इतने तक, उसके बाद आपको और शेष भाग मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।